अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान जुनैद सलीम और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब चौधरी सरवर साहब और डॉक्टर ताहिरुल कादरी। तशरीफ रखें। ताहिरुल कादरी साहब कहाँ हैं? ताहिरुल कादरी साहब तो कनाडा में हमारे साथ लाइन पे होंगे। अच्छा जी, जी जी, वो लाइन पे आ जाएंगे जी? हाँ, हम ले आएंगे लाइन पे उनको। जुनैद साहब, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमने तो बड़ी कोशिश की है, वो लाइन पे नहीं आ रहे। आप अगर उनको लाइन पे ले आए तो हम आपके ताबेदार हो जाएंगे। कोशिश तो आपने बहुत की है। बड़ी कोशिश की है जी। लंदन की तो अब टिकट भी आपको पता है कितनी महंगी हो। इसी कोशिश के लिए गया हूँ और कोई लंदन जाने का तो अब चार्म ही नहीं रहा। मेरा मुंडा भी हार गया जी। यकीन माने इतने बुरे दिन आए हैं, समझ नहीं। अच्छा, वाकया हुआ क्या? आप बगैर अपॉइंटमेंट लिए डॉक्टर साहब से लंदन चले गए जहांगीर तरीन और शेख रशीद साहब के साथ? नहीं, असल में उन्होंने तो लिफ्ट हुआ ये है जी जी कि हम बगैर उनको बताए एकदम पहुंच गए। हमें ये था कि इनको पकड़ लेंगे और सारे जोर लगाएंगे तो लाइन पे आ जाएंगे। मगर पता नहीं उनको क्या हुआ है। मैंने गलती सिर्फ इतनी की है कि मैंने उनको कॉल कर दी उधर पहुंच के। अच्छा, पहली कॉल उन्होंने सुनी है, बस गुफ्तगू जारी थी, अभी वो लाइन पे नहीं थे आए कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया। बस फिर आपको पता है बैलेंस खत्म हो गया तो फिर कादरी साहब को फोन कैसे मिलता। उन्होंने भी नहीं मुझे किया। मुझे ज़हन में ये था कि शायद खुद कर लेंगे, मगर पता नहीं कैसे क्या हुआ है। मेरा ख्याल है जुनैद साहब, मैंने तो इमरान खान से भी कहा है और मुंडिया गल सुन को सदका सुदका दे। क्यों? मेरा ख्याल है बुरे दिन आए हुए हैं। देखे ना आप, मुंडा मेरा हार गया है, बैलेंस मेरा मुक गया। आई तो 2 दिन पहले मेरा लेला चोरी हो गया। ये दाएं पैर की चीची के साथ वाली जो उंगली है, हालांकि वो भी चीची जितनी होती है, उसका नाम ही कोई नहीं है। वो किसी वक्त किसी की बड़ी भी होती है, मेरा ख्याल है इसलिए नहीं उसका नाम रखा। उसका नाखून भी मेरा टूट गया। बड़े बुरे दिन आए हैं। एक इजलास हो रहा था हमारा पीटीआई का, मेरी कमीज के ऊपर इमरान इस्माइल बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं था। मैं इजलास खत्म होते ही एकदम उठाऊं, पीछे से मेरी कमीज फाड़ गई। बड़े अजीब से दिन आए हुए हैं, मगर जुनैद साहब कोई गम नहीं। जमहूरियत के लिए सब कुर्बानियां मैं देने को तैयार हूं। नाखून का, लेले का जमहूरियत से क्या ताल्लुक? जुनैद साहब, नाखून को तो दफा करे, वो तो मेरा है। लेले का जमहूरियत से बहुत गहरा ताल्लुक है। और ये ताल्लुक जो है ना, क्या ताल्लुक है लेले का? ये मियां बरादरान ने पैदा किया है। लेले का बड़ा गहरा ताल्लुक है जमहूरियत के साथ। ये मियां बरादरान इलेक्शन जीतने के लिए सबको यही कहते हैं, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, हमारे साथ आ जा, ले ले। तो लेले का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहरहाल चौधरी साहब, आपकी बात तो नहीं सुनी ना डॉक्टर साहब ने? मैं जुनैद साहब इसी बात से बड़ा परेशान हूँ कि हुआ क्या है, चक्कर क्या है, किस बात की नाराजगी हो गई है। शायद मेरा मुंडा हार गया था। हालांकि कादरी साहब के साथ मेरी बड़ी पुरानी यादल है, बड़ी गूढ़ी हमारी दोस्ती है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। आपके कहने पे 2 मरतबा कादरी साहब ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे आमादगी जाहिर कर दी थी। ये देखिए, ये देखिए। मुझे याद है अच्छी तरह, किसी की वो बात नहीं थे सुन रहे, मगर मैं गया हूं गवर्नर हाउस से निकल के, तो उन्होंने धरना हाँ, मेरा ख्याल है उस वक्त मैं गवर्नर था, अब मैं सर्वर हूं। अच्छा, जो कादरी साहब से पूछ लेते हैं कि मामला क्या है कि आप तीनों लंदन पहुंचे और इतलात के मुताबिक वो लंदन छोड़ के कनाडा तशरीफ ले गए। मामला क्या है? जी, हमें छोड़े जी, हम 3 क्या, हम 6 भी होते, हमने क्या कर लिया। आप मेहरबानी करें कादरी साहब को किसी तरीके से लाइन पे ले। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये क्या मामला है? लोग कहते हैं कोई लंदन प्लान की बातें हो रही हैं, कह रहे हैं कि ये पीटीआई की क़यादत आपसे मुलाकात के लिए लंदन पहुंची, आप कनाडा चले गए। मामला क्या है? मामला इन्हां दा मुंडा हार गया।
ये लंदन प्लान वाला क्या मामला है? जुनैद सलीम साहब, हमारे दौरे लंदन का लंदन प्लान से बिल्कुल दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। हम तो वहां एक निजी काम के लिए गए थे। वो क्या निजी काम था डॉक्टर साहब? वो निजी काम भी सुन लीजिए। आपने मदाम तसौ म्यूजियम का नाम तो सुना होगा? जी जी। जिसमें दुनिया की मशहूर शख्सियत के मोमी मुजस्मे लगे हुए हैं। जी जी। उनकी ख्वाहिश थी कि इस नाचीज का मोमी मुजस्मा वहां पर लगा दिया जाए। अच्छा। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि ये कादरी मोम नहीं है, मोम की तरह पिघलता नहीं है। मोम तो गर्मी में हरारत से यूं करके पिघल जाता है। अच्छा। कादरी एक चट्टान है, मेरा मोमी मुजस्मा मत बनाए। तो डॉक्टर साहब आपने इनकार कर दिया फिर? नहीं नहीं, मैंने हर किस इनकार नहीं किया। मैंने सिर्फ एक अर्ज की उनसे कि मेरा मुजस्मा बनाए, चट्टान का बनाए, लोहे का बनाए, पत्थर का बनाए, डीएसपी लगा दो हथकड़ियां। और डॉक्टर साहब ना यहो जिहियां मनूस गल्लां करो, पहले ही मेरा मुंडा हार गया। चौधरी साहब, मुंडे को छोड़िए, मुजस्मे का पोज मुलाहिजा कीजिए। पोज तो अच्छा है। अस्म और हिम्मत का मुजस्मा, इसार और कुर्बानी का मुजस्मा, शुजाअत और दिलेरी का मुजस्मा। वाह कादरी साहब, मुजस्मे के हाथ में रुमाल ऐसे ही होगा? यकीनन किसी वक्त भी मुजस्मे को यूं करना पड़ जाएगा। कादरी साहब, वो मुजस्मे को यूं नीचे करन देते। हाँ, मैंने तो सुना है वो मुजस्मे को खारिज भी नहीं करने देते। बाबूजी, मदाम फसाओ म्यूजियम किथे है? और मदाम फसाओ नहीं यार, मदाम तसाओ। अच्छा, मैं समझा कादरी साहब उत्थे किसे मदाम नू भी मुसीबत च फसाउण लगे। इन बातों को छोड़ो, जल्दी से 2 दिन चुकते कर लो, मैं थक गया हूं। डॉक्टर साहब प्लीज आप इजी हो जाए। क्या हो गया? जुनैद साहब, खुदा के वास्ते इनको ये ना कहें इजी हो जाए। ये इजी हुए हैं तो हमारी तहरीक का बेड़ा गर्क होगा। प्लीज इनको इजी ना करें, हम उनको एक्टिव कर रहे हैं, आप उनको इजी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है कि ये जो रायवन अड्डा प्लॉट वाला एहतजाज था, इसमें आपकी जो कमी है वो बहुत बुरी तरह महसूस की गई और तरह तरह की बातें भी की गई हैं। ओ जुनैद साहब, खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना कहें, वो तो पहले ही भूए चढ़े। उनको ये ना कहें कि आपकी कमी महसूस की गई है। खान साहब को तो सब ने ये कहा है कि आपने सोलो फ्लाइट लेके बड़ा अच्छा किया, बहुत बड़ा जलसा था। अच्छा, तो जैसे फिर इस्लामाबाद के लिए भी सोलो फ्लाइट कर ले। जुनैद साहब, वहां पे पड़नी है फैंटी। बंदे जितने ज्यादा होंगे, फैंटी उतनी तकसीम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब आप सिर्फ फैंटी के लिए बुला रहे हैं? नहीं। देखें, हमारे सीने किस लिए हैं, हमारे बाजू किस लिए हैं। हम अल्लाह के फजल से सबसे आगे होंगे। कादरी साहब को तो हम अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए वहां की करन रहे हो ना करें। वैसे क्यों गैर हाजिर थे अड्डा प्लॉट से सर आप? अड्डा प्लॉट? कादरी अड्डे की सवारी नहीं, एयरपोर्ट का पैसेंजर है, बुलंदियों को छूने वाला, आसमानों का रफीक। बिल्कुल, फिदाओं का शाहीन, समुद्रों का बगला। मेरा मतलब है कि क्या कह रहे हैं आप? माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, वो टेंशन में मुंह से निकल गया है। तानू तो पता है मुंडा मेरा हार गया है, लेला मेरा चोरी हो गया। चीची दी नाल वाली उंगल दा नोक बड़ी टेंशन है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा साहब, जब आपकी डॉक्टर तारुल कादरी साहब से मुलाकात तय नहीं थी, तो फिर आप लंदन लेने के गए थे? आप लंदन आई थे झूठा लैन गए थे। पिकाडली चो पिज़्ज़ा खाना सी जी। मेट्रो दियां लाल बसां ते शहबाज शरीफ दियां ने, मैं उथों दी लाल बस च बैठ गया। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਮੋਮੀ ਮੁਜਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੋਮ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ही मेरा मुंडा हार गए। ऊपर से वहां शेख रशीद ने हमें टेंशन दी हुई है, मुलाकात हो नहीं रही, सगार पे सगार मांगते जा रहे हैं। खुदा के वास्ते भाई जिस काम आए हुए हैं वो तो करने दे। मैं तो सच्ची बात है कि मैं डॉक्टर साहब से मिलने नहीं था गया। अभी आप एतराफ कर चुके हैं कि आप डॉक्टर साहब को मिलने गए। अच्छा, मैं कह बैठा बस मुंडा हार गया नहीं, टेंशन है।
जुनैद साहब गया तो मैं कश्मीर काज की प्रमोशन के लिए था। वहां जब मुझे ये मालूम हुआ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी यहाँ हैं, तो जाहिर है ये हमारे दोस्त हैं और मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपने खुद भी इस बात को माना है। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब को फोन करूं, राब्ता करूं, उनको बताऊं कि इंग्लैंड में भी हमारा घर है, वहां आए, कोई रोटी टुक्कर, कोई चाय पानी, कोई गल नहीं, साडा मुंडा हार गया तो इन्हें भी नहीं रह गए। तो इसलिए मैंने उनको फोन किया था। और दूसरी रह गई बात, देखे मैं सच बोलता हूँ, झूठ की मैंने कभी सियासत नहीं किया। मैंने जहां पे सारी जिंदगी सियासत की है, वहां आपको पता है झूठ चलता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इनको फोन करके एक दफा फिर अपने साथ मिला के अपने साथ मिलने की रिक्वेस्ट करूं, तहरीक चलाने के लिए कहूं, जो भी होना है फैसला हो जाए, एक ही दफा काम हो जाए, पक्का हो जाए, हाँ या ना पक्की हो जाए। वो क्या, एक वो बड़ा मशहूर वाकया है ना जी कि एक आदमी की तलाक हो गई बीवी से, तो वकील ने उससे कहा कि भाई 10,000 रुपया लूंगा मैं तलाक के केस को पूरा करने के लिए। तो उसने कहा भाई निकाह खान ने 1,000 रुपया लिया था, तुम 10,000 तलाक का ले रहे हो। उसने कहा जी कि 1,000 लिया था तो फिर देखो ना, काम भी तो कच्चा कीता है ना, आज तलाक हो रही है, मैनू 10 दियो मैं पक्का काम करांगा, मुड़ के तुसी एक दूजे नू मुंह बहान जोगे नहीं रहोगे। तो इसलिए मैं भी चाह रहा था कि डॉक्टर साहब के हवाले से भी कोई पक्का काम हो जाए। हाय, मुझे तो समझ नहीं आ रही चौधरी साहब, मुंडा आपका हरा हुआ है, लेला आपका चोरी हुआ है, चीची की हमसाई का नाखून टूटा हुआ है, हाथ आप ठप्पे लगा के रहे। देखो ना जी जुनैद साहब, जब हरी हो, एक मुंडा हरा है, एक लेला चोरी हुआ और एक नाखून टूटा है, उन्होंने हुआ करके 3 मुंडे मेरे हराए जी, 3 मेरे लेले चोरी करा के, और उंगला मेरिया 2 बचियां जी, 3 का 9 वो कट के ले गए। मगर जुनैद साहब, ये डॉक्टर साहब का गुस्सा चढ़ने का एक फायदा ये हुआ है कि उस उंगली के नाम का पता चल गया है, चीची की हमसाई, और वो भी पुराना मसला हल हो गया कि मेरी चीची दा छला माही ला लिया, कर जाके शिकायत लावांगे, ये माही ने नहीं जे लाया, ये हमसाई दा काम जे है। वे देखो एडा पुराना केस माही ते बने है, तो काम किन्ने बहाया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक आपका वाज़े रद्द अमल सामने नहीं आया जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद बंद करने की कॉल दी है? जी, इनको जरा लाइन पे लाएं। हाँ जी। देखिए, मुझे इस्लामाबाद बंद करने से इख्तलाफ है, बल्कि मुझे बंद से ही इख्तलाफ है। जी हाँ, कि बंद को अगर चाय में डबो तो आधी चाय तो बंद ही पी जाता है और फिर ढीला सा होकर उसी चाय में गिर जाता है। बंदा पूछे उस बंद से कि अगर तुमने उसी चाय में गिरना था तो पहले वो चाय पी क्यों थी? कितना बुरा लगता है चाय पीते हुए जब मुंह में बंद आ जाए और चाय भी पिए और अन्या भी करे। देखिए, इसमें सिर्फ बंद कसूरवार नहीं है, इसमें चाय का भी कसूर है। चाय पहले बंद में घुस के उसको वजनी कर देती है, जब उस बंद से बेचारे से वजन नहीं संभाला जाता, वो चाय में गिर जाता है, तो फिर बंद को बातें करती है। यानी चौधरी साहब, आपका मतलब ये है कि पहले कादरी साहब ने आप में घुस के आपको वजनी की है? जुनैद साहब, ना ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करो, तो पहले ही साडे वास्ते बड़े वजनी होए, उतो तुहानू पता मेरा तो मुंडा भी हार गया, लेला भी चोरी होया जी, और चीची का नाखून भी टूट गया। नहीं जी, नहीं, चीची दा नहीं जी, हमसाई दा। चीची की हमसाई का? हाँ जी, चीची दी हमसाई दा और मेरी हमसाई दा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, होटलिंग या घर से बाहर खाना खाने का रुझान अब बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों में भी बहुत तेजी के साथ पहुंचता जा रहा है, और WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 20 से 25 लाख लोग होटल का खाना खा के बीमार हो जाते हैं और 25,000 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। और बहुत से जी,
और इस सूरत की एक बड़ी जिम्मेदारी ये जो हैरानगी का मुजाहरा कर रहे हैं इस शख्स पे भी आयद होती है, यानी होटल का एक शेफ। जी वो दो किसी और होटल का शेफ होगा बाहर ही। यार ये बताओ कि हिफ्ज़ान सेहत के असूल किस चिड़िया का नाम है, कुछ पता है? हमारे होटल में चिड़ा नहीं बकता। मैं तो कढ़ाई बना था, कढ़ाई। क्या बना रहे थे? कढ़ाई बना था, कढ़ाई। और कढ़ाई बना था, खोते कढ़ाई कढ़ाई। वो समझ गया, समझ गया। कढ़ाई बना था, मुझे पकड़ लिया, कहते वो तो जाकर बात कर दी है। यही बात कर रही है, कटहरे में इसलिए खड़ा किया है कि तुम सफाई का ख्याल नहीं रखते, इसकी वजह से हजारों लोग जो है बीमार हो रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। नहीं क्या यार, मेरे जितना तो कोई सफाई का ख्याल रखता नहीं है। ये तुम्हारे एप्रन से पता चल रहा है कि तुम कितना सफाई का ख्याल रखते हो। जनाब ये तो गद्दा हो रही है, मैं पकाई का काम करता हूँ, सिलाई कढ़ाई का काम तो नहीं करता। ज्यादा पकाई का काम होता है, छिट्टे भाज जाने, क्यों लगना होता है, सारे सुने लग जाते हैं। उसको धो भी लिया करो। वो धोया क्यों नहीं है, अभी तो है। ये कौन सा महीना जा रहा है? ये अक्टूबर है। अक्टूबर तो अप्रैल में धोया, अभी अप्रैल में धोया, यही अप्रैल अभी धोया। अच्छा देखो कि 3 स्टार होटल का शेफ है और हालत देखो इसके एप्रन की। होटल 3 स्टार ते कुक वेखो, कुक लो दस लगा देखो अजी मैं बोलता पे लाजमी हांडी पकाने वेचे दी लाल भी डिगदी होनी। तो उसे क्या फर्क पड़ता है? वो थले अग बलन डी होती है। एक तो ज्यादती की है, वो तो गांव बैठे हुए हैं, उनको पका के मैंने साल ला के भेजा था। तुमने कोई जुर्म किया तो लेके आए ना, वो जुर्म कौन सा कर दिया है? गंदगी फैलाते हो, लोगों को बीमार करते हो। वो मेरे मजदूरी कर रहा हूँ, मैं बाहर कर रहा हूँ। भाई साहब कभी आपने खुद अपने हाथ की पकी हुई हांडी खाई है? वो बड़ी महंगी हूँ। नाखून देखे जे और तू अपनी शक्ल देखी है, नाखून देख रहे तू कटने ने नाखून भी नहीं कटते। बाबू जी जाले लगे उत्थे जिथे हांडी पकान दिया सी, लाल बेग फिरन डे, बल्कि नसवारी बेग होरे किहड़े लगदे बेग। वो तो हांडी पकानी होती है, बैठना तो बाहर ही है लोगों ने, उसकी जाले काकरोच दा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम लोग जहां पे कुकिंग करते हो अवाम को वहां तक रसाई हासिल नहीं है, पता नहीं चलता कि तुम क्या क्या गंद मारते हो। और जहां पे खाना पकाते हो वहां लाल बेग, लाल बेग क्या है, उधर मुख्तार बेग भी फिर रहा होता, वो होटल का मालिक है। यार तुम्हें पता है कि ये ज़ाब्ता अखलाक है और ये तुम पे लाजिम है कि तुम कुकिंग करते हुए कुकिंग कैप पहनो। कभी पहनी है? तुम्हें पता भी नहीं होना कि कैप होती क्या बुला। और सर जी कैप दिती है मालका ने इनू, ये पाउंदा ही नहीं हांडी पकाने लगा, कहना मैं इंज ना करा तो मेरे को काम नहीं हुंदा। सर बर्तन इनके देख ले, ओए होए, गाहक के सामने जो आते हैं ना सिर्फ वही साफ होते हैं, पकाने वाले बर्तनों को देख के तो घिन आती है। बिल्कुल। और तुम्हें भी आती है घिन? मैं पता नहीं। तो धोते क्यों नहीं हो? जब गाहक बैठा हो कुक अंदर बिछाया खाना पका लेके बर्तन धोने शुरू कर दे, गाहक उठ के कहीं और चला जाएगा। माँ की ना उधर पूरी होटलों की क्या है? बागीरा है? बागीरा क्या? बागीरा है? ओ खोते मार्केट। अच्छा मार्केट। बागीरा। एक और वारदात तुम लोग ये करते हो, यकीनन इसमें होटल मालकान की भी रजामंदी शामिल होती है, लेकिन होती है वारदात तुम लोगों के हाथों में कि बासी खाना ताजा खाने के साथ मिक्स करके खिला देते हो। और क्या बासी खाना फेंक दे? हाँ जाहिर है, बासी खाना खराब खाना है, फेंक दो। सपाई बासी होया तुम छुट्टी है। ताजा सपाइया जो सवेरे वर्दी पाना छट्टा मार के पाना वर्दी, अरे छट्टा मार के खुआ देनी है। और थोड़ी सी तो शर्म आ कर लो। कभी तुम्हें ख्याल आया कि कुकिंग के दौरान खांसी या छींक का ख्याल कर लो, उन्हीं हाथों से पसीना साफ कर रहे होते हो, उन्हीं हाथों से हांडी पका रहे होते हो। तो पसीना जब मुझे आया तो मैं साथ वाले का हाथ पकड़ के पसीना बात करो मेरे से बात करो। और ये तो कह रहा पसीना मुझे आया तो मैं अपने हाथ से साफ करता हूँ। झटाई जरा देखो। और तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इन गंदी हरकतों की वजह से लाखों लोग बीमार हो जाते हैं। 200 गाहक नहीं आता महीने का, लाखों लोग साढ़े उठते बीमार। और कभी तुम लोग खाना ढांप के नहीं पकाते, जिसकी वजह से आए रोज हम ये खबरें पढ़ते हैं कि जहरीला खाना खाने से इतने अफराद हलाक हो गए। तुम्हारी गफलत है और क्या है ये? खाना ढांपा रहा हो तो जहरीला हो जाता है, उसमें जहरीले जानवर घुस जाते हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है?
हमें कोई खाना ढाबड़े की तनख्वाह नहीं मिलती, हमें खाना पकाने की तनख्वाह मिलती है। क्या मिलती है? हाँ मिलती है। क्या है? और खोतिया तनख्वाह। अच्छा तनख्वाह। यार तुम पहली दफा खोतिया कह दिया करो, समझ आ जाएगी इनको। आवाज क्यों नहीं जा रही? माइक नहीं लाया? नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चाचा अहमदुद्दीन गरम मामला रोज मुझसे पूछता कहिए कुछ तो बताओ, तुम आखिर एक दानिश्वर आदमी हो। ये हुकूमत में और फौज के दरमियान वाकई को गुस्सा गर्मी बढ़ गया हुआ है। मैं उसको आज फिर कह के आया हूँ कि वापसी तक अपना माम खुला रखना, मैं तुम्हें बता के जाऊंगा। बहुत बड़ी बात को हाथ डाल लिया चाचा अहमदुद्दीन ने। मैं तो समझा था कि उसने पूछा होगा कि अजीजी कोलिया वाला गीजर सही रहता है कि गैस वाला। यार चाचा अहमदुद्दीन बड़ी बला है, तुम उसको क्या समझते हो? हमेशा कटिंग करते हुए वो रफी का गाना ही गाता है, छोटे सिंगर को हाथ नहीं डालता। बड़ी बात। तो जवाब क्या दोगे अहमदुद्दीन को जाके? जो तुम बताओगे। मैं तो कह के आया हूँ उसे कि तुम फिक्र ना करो, शाम तक सोच के बताता हूँ। तो जो बताओगे उसके एवज तुम शेव मुफ्त करवाओगे? क्या करवाओगे? नहीं शेव नहीं, वो मेरी मुफ्त करता। वो कहता है यार तुम्हारी शेव की जगह बंदा 10 और बंदे मोल लेता। ये नहीं मैंने मुफ्त करनी, 900 काट देता वो। वैसे यार ये मामला जो है ये चपकलश वाला या नाराजगी वाला, ये शुरू कैसे हो गया है? गौर करने की जरूरत है। तुम देखो कि पिछले 5-6 महीनों के दौरान अक्सर लोग कहते हैं कि फलां वाकया जो है वो वजह तनाज़ा बना, लेकिन बिल्कुल सीधी सीधी मेरी राय ये है, इंफॉर्मेशन भी यही है कि मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब नून लीग के बाज लीडरान को या बाज वज़रा को ये शौक चढ़ गया था, बल्कि वो ऑब्सेस्ड हो गए थे कि ये जो ज़रबे अज़ब का क्रेडिट फौज को जाता है ना, ये इनसे छीन के हमारे खाते में आ जाए और ये सी पैक की सिक्योरिटी के जो मामला आते हैं इसका क्रेडिट भी हमें मिले। और ये जो राना अफजल साहब जिनका पिछले दिनों बड़ा शोरा था, जिन्होंने असेंबली में भी कह दिया कि जनाब ये कौन से अंडे देते हैं हाफिज सईद साहब, ये क्या हमें दे रहे हैं, हम क्यों इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस मामले की इब्तदा भी ये जो फौज और हुकूमत के दरमियान मुखासमत शुरू हुई है, इसकी इब्तदा करने वालों में भी राना अफजल साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त लोगों में आता है। बिल्कुल मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह बता रहा हूं कि चंद माह पहले लाहौर में एक इनफॉर्मल सी नून लीग की मीटिंग थी, उसमें यही राना अफजल साहब थे जिन्होंने कहा था कि जनाब हम अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि जनाब मुल्क को तो फौज ठीक कर रही है, वो सारा क्रेडिट तो फौज लेती जा रही है। तो उस वक्त भी वजीर आजम ने पूछा था कि जी क्या करना चाहिए फिर, तो इन्होंने यही कहा था कि जी पढ़ जाना चाहिए। तो पढ़ जाना ये जो ना, ये जो तर्ज अमल था ना नून लीग के बाज वज़रा के कहने पर जो एक कैंपेन शुरू हो गई। अच्छा बात फिर यहीं तक नहीं रही, अगर यहां तक भी बात रहती कि सिर्फ ज़रबे अज़ब का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, मामला समझ आता था। आप उसमें भी मतलब एक अजीब दोगलेपन का शिकार थे। कहीं पे आप ज़रबे अज़ब का क्रेडिट लेते थे टॉक शोज में बैठ के, लेकिन जब आप बलूचिस्तान के कौम परस्तों से बात करते थे, कराची का दौरा करते थे, तो फिर आप कहते थे कि पीपल्स पार्टी के बाज मामलात में पीपल्स पार्टी वालों से बात करते थे तो फिर आप हाथ खड़े कर देते थे कि नहीं जी नहीं ये हमारी डोमेन नहीं है, यहाँ पे हमारे हाथ जलते हैं, ये सब कुछ फौज कर रही है। लेकिन टॉक शोज में बैठ के आप क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे। तो ये एक मेरा ख्याल दो अमली थी नून लीग की जिसने आज नून लीग को इन हालात से दो चार कर दी। अच्छा एक और उससे भी ज्यादा सीरियस बात उन्हीं दिनों में ये हुई है कि इससे अगली स्टेज ये आई कि क्रेडिट तो लेना ही है, अगर हमने क्रेडिट लिया तो फौज ने डिनाई करना है, तो फौज को प्रेशराइज किया जाए। फौज को प्रेशराइज करने के लिए भी एक कैंपेन शुरू कर दी गई। एक मैं तुम्हें खबर का हवाला देता हूं, पाकिस्तानी मीडिया में बावजूद, और बल्कि अच्छी बात है कि उस तरह से डिस्कस नहीं हुई, लेकिन अमेरिकन और इंडियन मीडिया ने इस खबर को खूब उठाया था। सरताज अजीज साहब ने अमेरिका में जाके जो काउंसिल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस थे, फॉरेन रिलेशंस की जो वहां पे वाशिंगटन डीसी में एक डिबेट हो रही थी, वहां पे सरताज अजीज साहब ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अचानक ये कह दिया कि जनाब हमारा तो अफगान तालिबान पर बहुत ज्यादा असर रसूख है, क्योंकि अफगान तालिबान तो रहते ही पाकिस्तान में है, उनके लीडर रहते ही पाकिस्तान में है, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में रहती हैं, उनका इलाज हम करते हैं, वो आजादाना तौर पे पाकिस्तान में फिरते हैं। अगले दिन अमेरिका और हिंदुस्तान के जो अखबारात ने
इस खबर को बहुत उछाला। उन्होंने कहा जी ये तो 180 के एंगल पे पाकिस्तान की जो रियासत का जो एक असूल है, ये उसकी खिलाफ वर्जी की बात है। ये तो एडमिशन है। सब अखबारात ने, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर हिंदुस्तान के दी हिंदू ने इसको एडमिशन, एतराफ लिखा था। नहीं तो ये तो सीधा सीधा उनके हाथ में डंडोरा देने वाली बात है, वो तो उन्होंने पीटना ही था। बिल्कुल। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब एक और सवाल चाची अहमदीन ने पूछा था, वो भी जरा बता दो। ये रहील शरीफ साहब रिटायरमेंट ले रहे हैं? बड़ा सादा सा मासूम सा सवाल है। तुमने आगे से हंस के उसको खतरनाक कर दिया। अच्छा एक मिनट ठहर जाओ, पहले अपने रेफरेंस दिए लाहौर में होने वाली नून लीग की एक मीटिंग का। अगर थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं राहील शरीफ की रिटायरमेंट को, तो एक और मीटिंग भी लाहौर में, वो भी इनफॉर्मल मीटिंग थी। वो अस्करी क़यादत की मीटिंग थी। पिछले दिनों राहील शरीफ साहब लाहौर तशरीफ लाए थे। अच्छा, अब जाती हवाले से तो मैं उस छोटी सी मीटिंग के दौरान 2-3 ऐसे वाकयात हैं जिसे पता चलता है कि पर्सनली तो वो बिल्कुल वो ज़हनी तौर पर तैयार है 1.5 माह के बाद रिटायरमेंट लेने के लिए। क्यों, एक जवान से पूछा क्या हाल है भाई तुम्हारा, तो जवान ने कहा कि जी मैं तो रिटायर हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा 1.5 महीने बाद मैं भी रिटायर हो रहा हूँ, मिलके कोई काम करेंगे। दूसरा, एक आला अफसर ने जब जनरल राहील शरीफ को सिगार पेश किया तो उन्होंने कहा यार 1.5 महीने बाद मैंने तुम्हारे पास बैठे होना, तुमने इसी सीट पे होना है, तुमसे बैठ के सारा दिन सिगार ले लेके पिया करूंगा मैं। तो लेकिन उन्होंने जो कुछ इस तरह की इंडिकेशंस दी हैं जिससे पता चलता है कि हालात, मतलब मौजूदा हुकूमत के रवैये से वो खुश नहीं नजर आ रहे। एक तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ कहा है, अब उन्होंने मौजूदा हुकूमत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसी मीटिंग में कहा गया है कि पाकिस्तान में मौजूद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले लोग फौज और अवाम के दरमियान तकसीम पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं। मैं जब तक हूं मैं ये नहीं होने दूंगा। और उन्होंने कहा है कि अगर अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पे आते हैं तो फौज का ये काम नहीं है कि उनके साथ डंडा सोटा करे। नहीं तो चाचे अहमदीन को अब क्या बताऊं जाके। लो ओ भाई जी, उससे कहना कि गैस वाला ही गीजर ठीक है। अगर गैस आ रही हो तो। यार गीजर वाली बात नहीं, मैं जब भी जाता हूँ मुझसे सियासी गुफ्तगू करता है वो। तो यार तुम उधर जाते क्यों हो? वैसे अजीजी तुम मुंह पे टैले लगा लो ना तो शेव से तो जान छूट जाए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, अगर शहर में या मुल्क में कोई अच्छी चीज होती है तो उसका भी जिक्र किया करो। कल खुदा के लिए तुमने जिक्र ही नहीं किया कि ये 9-10 मुहर्रम जो है वो बड़े अल्लाह के फजल से सुकून के साथ गुजर गया। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, क्योंकि इस मर्तबा बड़े शहरों में बहुत जगहों पे बहुत सीरियस थ्रेट थे। हाँ जी, है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। बड़ी अच्छी प्लानिंग थी और कम वसाइल के बावजूद बाकायदा अपनी जान पे खेल के उन्होंने हिफाजत की है इन जुलूसों की। और पुलिस और जो हमारे रेंजर्स हैं, दोनों ने बहुत मिलजुल कर, और आपस की इनकी कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी थी शहर में। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि बड़े पुरसकून तरीके से दोनों दिन गुजर गए हैं। अजीजी मैं आ जाऊं, पुलिस में हो जाऊं मैं? जी पुलिस में हो जाऊं मैं? अब हो जाओगे, मगर फिर तुम्हें पुठा करना पड़ेगा, जैसे कमीज नहीं पुठी करते। या तुम्हें पुठा करना पड़ेगा तो या फिर यूनिफॉर्म पुठी करनी पड़ेगी, यानी कमीज खाकी करनी पड़ेगी और पैंट काली करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है अगर कमीज ही काली रही तो उसमें से तुम्हारी शक्ल मिक्स हो जाएगी, अगर खाकी कमीज हो जाएगी तो उसमें से तुम्हारा मुंह निकल आएगा। गाना भी फिर हल्का सा चेंज करना पड़ेगा ना। नूरजहां ने तो सीधा कहा हुआ ना मेरे ढोल सिपाहिया, फिर तुम्हें कहना पड़ेगा कि मेरे ढोल वाले सिपाहिया। अच्छा जी साहब, खबर सुनी। चीनी हुकूमत का कहना है हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारतीय एतराजात के बावजूद सी पैक की हमायत करते हैं। हाँ, ये खबर जरा दोबारा पढ़ो और इंडिया की तरफ मुंह करके पढ़ो। बल्कि मैं तो कहता छेड़ो पर इसको खुश खत लिखवा के ना तो खत में डाल के तो मोदी को पोस्ट कर दो, ऊपर उसका एड्रेस लिख दो। एड्रेस का पता है मोदी का? नहीं, मुझे नहीं। मैं लिखाता हूँ मल्ला रेताला कार तरे काला बुआ ब्रेका।
हाँ जी मल्ला रेता वाला है ना, इसके आले दुआले जितना भी इसका मल्ला है ना वो रेत ही रेत है, किरक ही किरक है, कहीं पे सॉफ्टनेस मौजूद नहीं। और कार त्रेक काला इसलिए कह रहा हूँ कि त्रेक सबसे कौड़ी होती है। हाँ। इसके घर से जो भी आवाज निकलती है कौड़ी यही होती है। और बुआ ब्रेकाला इसलिए है कि इसने हर काम में, पाकिस्तान की हर कामयाबी में, हर तरक्की में जरूर ब्रेकें लगवाई। बिल्कुल। ये तो अल्लाह पाक की हमारे मुल्क पे करम नवाजी है कि ये मोदी की हर साजिश इसके हाथों में दम दे जाती है। ये देखो ना, अभी तक बेचारा अपनी पिछली साजिश की लाश पे बैठ के आहो बका कर रहा है। हाय हाय, बड़ा इलाज कराया, कुड़ी नहीं बची। कुड़ी भी नहीं बची तो उड़ी भी नहीं बची। बड़ा इलाज कराया, सर्जिकल स्ट्राइक का टीका भी लगवाया, फिर मर गई है। हाय पठानकोट दा मुद्दा पाने वास्ते मैं गर्मियों च कोट पा पा के हर थां ते गया, कोई फर्क नहीं पिया, मर गई मेरी साजिश। शक्ल दे वेख मर के मेरे वर्गी हो गई। अजीजी साहब अगली खबर सुने। क्या है अगली खबर? मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म, लंदन ने अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से गद्दारी का इनाम दे दिया। हाय हाय हाय, ये कहते हैं कि वो क्या होता है, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मकसद, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। उन्होंने एवं नहीं उसे उधर बिठा रखा है, सारी दुनिया में इन्होंने रौला डाला हुआ है, हम बहुत बड़े मुनसिफ हैं, स्वात इकट्ठा मुनसिफ है। ये तो अमान से इधर पाकिस्तान इंडिया की तकसीम से ही मुझे समझ आ गई थी कि गोरा बहुत बड़ा मुनाफिक है। हाय हाय हाय, मुझे याद है, मुझे एक दफा एक गोरी का रिश्ता मिल रहा था, मैंने कहा मैंने नहीं शादी करनी, तुम मुनाफिक हो। उसने आगे से बड़ा कहा कि नहीं ये गोरी नहीं मुनाफिक होती, गोरा मुनाफिक होता। सही कह रहे हो अजीजी, ये गोरा मेरे साथ इंग्लिश में बातें करता रहा कितनी देर। अच्छा, मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, मैंने कहा ये मुनाफिक है। ये क्या बात है? जिसकी बात समझ ना आए वो मुनाफिक है। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे, यही मैं कहना चाहता हूँ। तुम देखो ना कि कब से केसों को रोल रहे हैं हमारे हवाले से, जितने भी उनके यहाँ हैं। हाँ जी। आखिर में नतीजा वो अपनी मर्जी का निकालते। सही। ये पिछले दिनों जब ये अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए थे, मैं ईमान से उसी वक्त समझ गया था कि लो जी अंग्रेज ने अब इसको जरूर सपोर्ट करना है। अब तो पाकिस्तान मुखालिफ में अल्ताफ हुसैन ने कल सीधा ही कह दिया कि मैं हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी रहूंगा। मेरा ख्याल अदनान समी खान ने तो अपना वजन हल्का करके हिंदुस्तानी शरीयत हासिल की थी ना, ये हल्की बातें करके हिंदुस्तानी शरीयत लेना चाहते हैं। जी सुने जरा, दरबार के गले से पैसे चोरी के शुबा में गुजरात के बासर अफराद ने नौजवान को दरख्त से उल्टा लटकाकर डंडों और जूतों की बारिश कर दी। 8 अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज। यार वैसे ईमान से इस तरह की खबर आती है तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई यार। हमारे यहाँ इस तरह के जो इंतहाई खौफनाक और खतरनाक और बेहुदा किस्म के वाकयात हैं वो फिर जन्म ले लेते हैं। ये ईमान से शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि बड़ा सख्त नोटिस ले। ये जिन्होंने इस बंदे को उल्टा लटकाया ना, इन सब को उधर सरेआम उल्टा लटकाया जाए, फिर इनको पता चले कि क्या नुकसान होता है बंदे को उल्टा लटकाया जाए। जब इनके जेबों में से मखाने नीचे गिरेंगे मिट्टी के ऊपर गंदे हो जाएंगे, फिर इनको समझ आएगी कि ये कितनी गलत बात होती है। हाँ हाँ, बड़ा नुकसान होता है, सारी दिल की बातें दिमाग को आ जाती है। दिमाग जो नीवा हो गया तो सारी चीजें उधर ही जाके तो फिक्स हो जाएगी। अच्छा अजीजी, जो उल्टा लटका होता है उसको खड़े हुए बंदे सीधे नजर आते हैं या उल्टे? क्यों जी, उसको देखो क्या सियापा पड़ा हुआ। इसको यार इधर उल्टा लटकाओ, इसको इसके सवाल का जवाब तो मिले यार। अच्छा जी, एक तहकीक सुने। ग्लासगो में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे को जहानत बाप से नहीं माँ से विरसे में मिलती है। हाय हाय, ये ग्लासगो की रिसर्च है ना, इधर आकर रिसर्च करें तो उनको पता चले बच्चे को जहानत माँ से, नाने से, मामे से, खाला से, खालू से या फिर मामी से मिलती है। यहाँ पे देख लो तुम, कोई बच्चा भी कोई जहानत वाला काम करे ना, माँ फौरन कह देती है सीधा मामे से चला गया।
नंबर अच्छे आ जाए। इसके नाने के भी इतने ही नंबर आए थे। अबू हमें बताया करते थे मैं फर्स्ट आया था पूरे बोर्ड में। और गली में कोई शरारत करके आया था, चाचे यहाँ गया है। और अगर बच्चा फेल हो जाए तो सीधा ही प्यो तक गया है। बुरे काम दादकियों पे, अच्छे काम नानकियों पे। अच्छा जी, खबर सुने। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने अपने प्रोटोकॉल में मजीद कमी करते हुए हदायत की है कि मेरे लिए रास्ते बंद ना किए जाएं। वाह रे वाह यार, ये वजीर आला मुराद अली शाह साहब तो बड़े अच्छे आदमी निकलते जा रहे हैं। अमान से जब नवे नवे आए थे ना वजीर आला, तो मैं समझता था अल्लाह खैर ही करे, माशाल्लाह कद काठ और मुच्छों से तो लग रहा है कि कैम अली शाह साहब की कापी होंगे। मगर बहुत अच्छे यार, देखो रोजाना कोई ना कोई बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। अब दुआ करो ये फैसला या ऐलान जो भी है, ये हमारे खादमे आला वाली वो हदायत साबित ना हो जो उन्होंने 3.5 साल पहले की थी कि सरकारी इश्तेहारात में मेरी तस्वीर शाया ना की जाए। और आज तुम देख लो कि सारे सरकारी इश्तेहारों पे, खा वो डेंगू के इश्तेहार हो या बकर मंडी के, मच्छरों और बकरों के दरमियान शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर नुमाया होती है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? शहबाज शरीफ साहब को शौक है अपनी तस्वीर लगवाने का, वो खुद नहीं लगवाते, वो मच्छर और बकरे मुतालबा करते हैं कि नहीं भाई जी नाल वजीर आला दी फोटो मिला। सेल्फी सेल्फी का शौक अब बकरों को भी और मच्छरों को भी पड़ गया। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।